हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कन्क्विस्ट ऑफ इंडिया, अंग्रेजों की भारत विजय। इस अध्याय को हम निम्नलिखित भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। नंबर एक, पूर्वी भारत, जिसमें बंगाल आता है। दक्षिणी भारत, जिसमें मैसूर व मराठे। और तीसरा भाग, जिसमें उत्तर पश्चिमी भारत आता है, इसमें अवध, सिंध व पंजाब। अंग्रेज भारत में एक व्यापारिक कंपनी बनाकर यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने धीरे धीरे भारत के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। उन्हीं में से सबसे पहले हम पूर्वी भारत, जिसमें बंगाल आता था, यहाँ उनकी विजय का, उनके अधिकार के बारे में हम वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने बंगाल की विजय की और उस पर धीरे धीरे अपना प्रभुत्व बना लिया, और इस प्रकार से उन्होंने बंगाल पर विजय करके किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। पूर्वी भारत में खास तौर से बंगाल, इस भाग में हम अंग्रेजों की बंगाल विजय एवं अधिकार के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। नंबर एक, प्लासी की लड़ाई, जो 23 जून 1757 को हुई थी, और बंगाल की 1760 ईस्वी की क्रांति। इस सेशन में हम केवल इन दो बिंदुओं पर ही विचार करेंगे। अगले सेशन में हम बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। इस सेशन में केवल प्लासी की लड़ाई और बंगाल की जो 1760 की जो क्रांति होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले प्लासी की लड़ाई, जो कि 23 जून 1757 को हुई थी, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच। हम सबसे पहले प्लासी की लड़ाई के कारणों के विषय में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से प्लासी की लड़ाई हुई। सबसे पहला कारण है राजनीतिक। सबसे पहला का जो कारण आता है वो है राजनीतिक कारण, जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे ही बंगाल के नवाब अली बर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर बंगाल में गद्दी के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता है। अलीवर्दी खां की कोई जो है औलाद नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपने नाती सिराजुद्दौला को गद्दी का वारिस बनाया था। लेकिन बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे थे, और ये जो सभी विरोधी थे, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नवाब को हानि पहुंचाना चाहते थे और उसको गद्दी से उतारना चाहते थे। इन विरोधियों में खास तौर से जो शामिल थे, उनमें सिराजुद्दौला का भाई यसुद्दौला, शौकत जंग व मीर जाफर मुख्य थे। नवाब ने इनके प्रति कार्रवाई करने आरंभ की। उसने सर्वप्रथम घसीटी बेगम, जो कि यसुद्दौला की माँ थी, उसको कैद करके उसका धन जब्त कर लिया। शौकत जंग ने भी भय में आकर उसका वफादार रहना स्वीकार कर लिया। वह मुगल बादशाह के पास नवाब पद की मान्यता प्राप्त करने के लिए पहुंचा। जब वह मुगल बादशाह से प्रमाण पत्र लेकर पहुंचा, तो उसका सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ, जिसमें शौकत जंग की हार हुई और वह भाग करके अंग्रेजों की शरण में चला गया था। एक अन्य प्रतिद्वंदी, जिसका नाम मीर जाफर है, नवाब ने उसे सेना का प्रमुख रहने दिया और वह शांत हो गया। लेकिन फिर भी वह लगातार कलकत्ता के एक सेठ अमीरचंद के सहयोग से गद्दी प्राप्त करने की सोचने लगा।
अंग्रेज हमेशा से नवाब के प्रतिद्वंदियों को शरण दे रहे थे। नवाब ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वे किसी की परवाह नहीं करते थे। इसलिए अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है हमेशा टकराव का वातावरण बना रहा। दूसरा कारण आता है सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के संबंध। बंगाल में एक परंपरा थी कि कोई भी जब बंगाल का नया शासक बनता था, नवाब बनता था, तो अंग्रेज जो है उसको जो है भेंट देते थे, भेंट प्रदान की जाती थी। लेकिन जब बंगाल में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो अंग्रेज उसके प्रति स्वामी भक्ति दिखाने के लिए न तो दरबार में किसी को उन्होंने भेजा और न ही किसी प्रकार की औपचारिकता की। परंतु जब नवाब ने उनसे इसके बारे में जानकारी चाही तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल की, फिर वह यह कहकर माफी मांग ली कि वे फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष में व्यस्त थे, जबकि वास्तविकता यह थी कि वे दोनों एक दूसरे से प्रारंभ से ही शक करते थे। इसलिए इस बात को नवाब ने अपमानजनक समझा और दोनों के बीच संबंध और भी खराब हुए। तीसरा आता है अंग्रेजों द्वारा नवाब को कमजोर करने के प्रयास। अंग्रेज हमेशा से इस योजना में रहते थे कि किस प्रकार से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कमजोर किया जाए। इसलिए वो हमेशा नवाब के प्रतिद्वंदियों को शरण देते रहते थे और बहुत सारे लोगों को भड़काते भी रहते थे ताकि बंगाल के नवाब के साम्राज्य में अव्यवस्था फैलती रहे। ठीक है, कई बार जो है नवाब ने अंग्रेजों को इसके बारे में समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी कोई परवाह नहीं की, जिससे अंग्रेजों और नवाब के बीच संबंध और ज़्यादा खराब हुए। चौथा कारण है कलकत्ता की किलेबंदी। सिराजुद्दौला के नवाब बनते जब वो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था तो उस समय अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक एकाधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। बंगाल में अंग्रेजों की एक मुख्य बस्ती थी कलकत्ता, और जबकि फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी चंद्रनगर। ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से सुरक्षित होने का आरोप लगाकर अपनी अपनी बस्तियों की किलेबंदी कर रहे थे। इनकी किलेबंदी करना बंगाल के नवाब के लिए वास्तव में अच्छा नहीं था। नवाब ने आदेश जारी कर यह किलेबंदी रोकने की बात कही और यह आश्वासन भी दिया कि दोनों में से किसी के लिए भी बंगाल में वह समस्या पैदा नहीं होने देगा। यह बात फ्रांसीसियों ने तो मान ली, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी गतिविधियां जारी रखी। शासक के द्वारा दूसरी बार ऐसा कहने पर भी उनका जवाब न्यायोचित नहीं था। अब नवाब ने उनके प्रति कार्रवाई करने की सोची। पांचवा कारण आता है व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों ने 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा एक बंगाल में मुक्त व्यापार करने की एक अधिकार पत्र मिला था कि वह बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकता है। अंग्रेज इस सुविधा का कई प्रकार से दुरुपयोग करते थे। वे भारतीय व्यापारियों से पैसे लेकर अपनी कंपनी की मोहर लगा देते थे, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। अंग्रेज इस तरह से इतना पैसा वसूल कर लेते थे जो उन द्वारा नवाब को दिए गए ठेके का कई गुना होता था। भारतीय व्यापारी इस कारण अंग्रेजों को रिश्वत देते थे, क्योंकि वे चुंगी कर का मात्र आधा वसूल करते थे। इस तरह से सरकार व भारतीय व्यापारी इसे कई तरह के नुकसान उठाते थे और बंगाल को खास तौर से इसमें राजस्व का बहुत बड़ा घाटा भी होता था।
आगे हम देखेंगे युद्ध का पूर्वाभास व प्रथम चरण। इसमें नवाब सिराजुद्दौला ने 1700 अप्रैल 1756 से जून 1756 तक अंग्रेजों की जो गतिविधियां थी उन पर लगातार आपत्ति की व कई आदेश जारी किए। अंग्रेजों ने किसी भी बात एवं किसी भी आदेश का पालन नहीं किया और कलकत्ता की किलेबंदी वो लगातार करते थे। कलकत्ता की किलेबंदी का मामला शासक के लिए अधिक अहम हो गया। उसने विशाल सेना लेकर कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। उसने अंग्रेजों की फैक्ट्री कासिम बाजार को अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों ने नवाब का मुकाबला किया, लेकिन 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला का फोर्ट विलियम पर कब्जा हो जाता है और इस समय जो यहाँ का गवर्नर था वो फुल्टा द्वीप भाग जाता है और भाषण ले लेता है, लेकिन सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम में रहने वाले कुछ अंग्रेजों को बंदी बना लेता है। इसके बाद जिसे दोनों के संबंध और खराब हुए, ये एक घटना आती है जिसे काल कोठरी की घटना कहा जाता है। ये 20 जून 1756 की है। ऐसा कहा जाता है कि जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया तो उस समय लगभग 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया था और उन्हें 20 जून की रात को एक कमरे में बंद कर दिया था और यह कमरा 18 फुट लंबा तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ा था। जून की रात्रि में ज़्यादा गर्मी होने के कारण इनमें से 123 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इनमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित रहते हैं। इनमें हालवेल नामक एक व्यक्ति भी था जिसने यह घटना प्रसारित की थी। इसे क्या हुआ, अंग्रेजों की नवाब के प्रति अविश्वसनीयता और उसके प्रति जो है ये कहें कि अविश्वास उसके प्रति बढ़ता चला गया। हालांकि इतिहासकार इस घटना को विवादास्पद मानते हैं, लेकिन फिर भी इस घटना से दोनों के संबंध ज़्यादा खराब हुए। अगला आता है 8वां कांड, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर अधिकार व अलीनगर की संधि। कलकत्ता के पतन के बाद अंग्रेजों को लगा कि वे बंगाल में अब जम नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने मद्रास से विशाल जल सेना वाटसन के नेतृत्व में और थल सेना क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के नवाब के विरुद्ध कलकत्ता भेजी। अंग्रेजों ने नवाब के अधिकारियों को रिश्वत के सहारे अपनी ओर कर लिया। मनिकचंद जो कलकत्ता का प्रशासक था, बगैर किसी विरोध के उन्होंने कलकत्ता पर कब्जा करने में अंग्रेजों की सहायता की और अंग्रेजों ने हुगली पर भी नवाब को हरा करके अधिकार कर लिया। नवाब को अब अंग्रेजों से 1757 में एक संधि करनी पड़ी जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। यह 9 फरवरी 1757 को हुई थी। इस संधि के अनुसार नवाब ने युद्ध से पहले की सारी सुविधाएं अंग्रेजों को लौटा दी और साथ ही उसने दस्तक प्रणाली का विस्तार भी कर दिया। उसने अंग्रेजों की यह बात भी मान ली कि वह उनकी कलकत्ता की किलेबंदी का विरोध नहीं करेगा। वह फ्रांसीसियों व अंग्रेजों के बीच मतभेद में हिस्सा नहीं लेगा। उसे इस युद्ध के बदले अंग्रेजों को युद्ध का हर्जाना देना पड़ा। फिर नंबर पे आता है लॉर्ड क्लाइव का षड्यंत्र। लॉर्ड क्लाइव अपनी सुरक्षा के लिए, अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए, भविष्य में ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, तो अपनी सुरक्षा के लिए लॉर्ड क्लाइव ने कूटनीतिक चालें चलना शुरू की। उसने नवाब को पद से हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके लिए उसने सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर के साथ एक समझौता किया
साठगांठ की, और इस गुप्त समझौते में उन्होंने जो शर्तें तय की वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाना स्वीकार किया तथा मीर जाफर ने सेना सहित अंग्रेजों का साथ देना स्वीकार किया। नंबर 2, मीर जाफर ने यह भी स्वीकार किया कि वह आक्रमण और रक्षात्मक स्थिति में अंग्रेजों का हमेशा मित्र रहेगा। नंबर 3, मीर जाफर नवाबी के बदले 1 करोड़ रुपया कंपनी को, 50 लाख रुपए कलकत्ता के अंग्रेजों को तथा 20 लाख रुपए वहां के मुख्य हिंदुओं को देगा। उसने अंग्रेजों को बंगाल में हर प्रकार की सुविधा देने और हुगली के पास अपने सैनिक शिविर न रखने का भी आश्वासन दिया। अंग्रेजों व मीर जाफर में जब तक तालमेल रहेगा वे एक दूसरे की हर परिस्थितियों में सहायता करते रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफर के बीच जो संधि का ये तैयार हुई, इस संधि की मध्यस्थता कलकत्ता के सेठ अमीरचंद ने निभाई थी। जिस समय इस संधि का पूरा प्रारूप तैयार हो रहा था तो इस सेठ ने लॉर्ड क्लाइव को कहा कि यदि उसे 30 लाख रुपए नहीं दिए गए तो वह इसकी सारी योजना बंगाल के नवाब को बता देगा, उसको जा करके जानकारी दे देगा। क्लाइव ने फिर एक संधि पत्र और तैयार करवाया जिसमें कलकत्ता के सेठ अमीरचंद को 30 लाख रुपए देने का वर्णन था। उस समय बंगाल में कंपनी का गवर्नर वाटसन था। उसने इस दूसरी संधि पत्र पर यानी नकली जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। लॉर्ड क्लाइव ने इस समस्या का समाधान करने के लिए वाटसन के जाली हस्ताक्षर करवा के सेठ अमीरचंद को दे दिया। इस तरह से लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हटाने की पूरी योजना बना दी थी। उसने कलकत्ता के सेठ अमीरचंद के साथ भी धोखा किया था। इस प्रकार से विभिन्न कारणों की वजह से युद्ध की परिस्थितियां तैयार हो गई थी। युद्ध की घटनाएं व स्वरूप। इस युद्ध में जो ये युद्ध हुआ प्लासी का 23 जून 1757 को, इनकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो रही थी। दोनों एक दूसरे पर जो है लगातार आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने संधि का उल्लंघन किया है। अंग्रेज जो है वो बंगाल के नवाब पर आरोप लगाते रहे कि उन्होंने अलीनगर में जो हमारी संधि हुई थी उसका उल्लंघन किया है। लॉर्ड क्लाइव ने नवाब के उत्तर का इंतजार किए बिना ही अपने 3000 सैनिकों के साथ वह युद्ध के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर नवाब भी अपनी 50,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को जो है पहुंच गया और दोनों के बीच 23 जून 1757 को ये संघर्ष हुआ। यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि इस युद्ध में मीर जाफर सेना के बाएं पक्ष और राय दुर्लभ सेना के दाएं पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों ने इस युद्ध में सेना सहित भाग न लेने का निर्णय लिया था और अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया था। इस युद्ध में केवल सिराजुद्दौला के 2 सेनापति मीर मदन और मोहन लाल यही लड़े थे और इन्होंने ही अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। लेकिन जब नवाब को अपने सेनापति मीर जाफर व राय दुर्लभ द्वारा विश्वासघात का पता लगा तो वह बहुत दुखी हुआ और वह युद्ध से भाग गया। लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसे पकड़कर उसका वध कर दिया। इस तरह से सिराजुद्दौला की मृत्यु के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि यह वास्तव में युद्ध नहीं, एक तरह से कूटनीतिक राजनीति का
परिणाम था और इसमें अंग्रेज आसानी से विजयी उन्होंने आसानी से अहम विजय प्राप्त कर ली थी। युद्ध के परिणाम एवं महत्व। भाई जब 23 जून 1757 को अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई में विजय प्राप्त कर ली, तो अब युद्ध के परिणाम में महत्व के बारे में विचार किया जाएगा कि इस युद्ध के क्या महत्व रहे और क्या परिणाम निकले। सबसे पहले महत्व जो आता है, अंग्रेजी राज की शुरुआत। सामरिक व सैनिक दृष्टिकोण से प्लासी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें अंग्रेजों के 65 सैनिक मारे गए, जबकि नवाब के 500 सैनिक मारे गए। सही अर्थों में यह सैनिक सफलता या असफलता तो नहीं थी, कूटनीति व षड्यंत्र की भूमिका थी इसमें ज्यादा। फिर भी इस युद्ध में पहली बार अंग्रेजों ने किसी भारतीय शासक को हराया था और यहाँ बंगाल में अपनी सर्वोच्चता प्रमाणित की थी। इसलिए भारत में प्लासी की लड़ाई की विजय से अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की शुरुआत कर दी। दूसरा आता है भारत के सम्मान को आघात। इस युद्ध ने भारत के सम्मान और गौरव को खाक में मिला दिया था। जिस भारत के शासक यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक और राजनीतिक संबंध बनाना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो लोग यहाँ के शासक बन गए, अंग्रेजों की कठपुतली बन रहे थे। इस युद्ध से भारत के प्रभावी वर्ग का चरित्र भी उजागर हुआ कि किस प्रकार से उन्हें पैसे व पद का लालच देकर खरीदा व बेचा जा सकता है। इसे भारत के सम्मान को आघात लगा। तीसरा, अंग्रेजों को आर्थिक लाभ। इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को हर प्रकार का वह लाभ प्राप्त हुआ। इस लाभ में सर्वाधिक महत्व आर्थिक पक्ष था। अंग्रेज भारत में आए ही इस उद्देश्य के लिए थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त कर सकें। अब उन्होंने बंगाल जैसा समृद्धशाली स्टेट मिल गया था, इसलिए उन्होंने बंगाल के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपने हित साधने के लिए किया और इसके बाद लगातार उन्होंने बंगाल से अधिक धन प्राप्त किया। युद्ध के व्यक्तिगत लाभ। इस प्लासी की लड़ाई के कुछ व्यक्तिगत लाभ भी लोगों को मिले, जैसे लॉर्ड क्लाइव, उसकी ख्याति जो है भारत व ब्रिटेन में फैल गई, वह चर्चा का विषय बन गया। युद्ध के बाद वह मालामाल हो गया। युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना, क्योंकि उसका भी सपना था। राय दुर्लभ, वो बंगाल की सेना का सेनापति बन गया और उसे नए नवाब ने इनाम के तौर पर बहुत कुछ दिया, इसलिए कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ भी हुआ। पांचवा जो परिणाम रहा, फ्रांसीसियों को आसानी से पराजित करना व अन्य परिणाम। जैसे ही अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हो जाता है तो उन्होंने यहाँ से काफ़ी सारा धन प्राप्त किया और इस धन का उन्होंने फ्रांसीसियों को पराजित करने में प्रयोग किया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने अब भारत विजय के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। उनका भारतीयों के प्रति व्यवहार बदल गया। पहले वे सामान्य भारतीयों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, लेकिन अब वे उन्हें अपमानजनक ढंग से देखने लग गए। इस प्रकार से युद्ध के बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है बंगाल की 1760 की क्रांति। प्लासी की लड़ाई को तो बंगाल के इतिहास में पहली क्रांति कहा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद बंगाल में एक और सत्ता परिवर्तन हुआ, जिससे बंगाल की
दूसरी क्रांति कहा जाता है। इस भाग में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करेंगे। नंबर 1, मीर जाफर का शासन। नंबर 2, अंग्रेजों व मीर जाफर के बीच मतभेद उभरना। और नंबर 3, अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को पद से हटाने की योजना बनाना। मीर जाफर का, सबसे पहले हम मीर जाफर का शासन के बारे में बात करेंगे। प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। वह एक साहसहीन और अयोग्य व्यक्ति था। हमेशा प्रत्येक कार्य अंग्रेजों के इशारे पर ही करता था और अंग्रेज लगातार उसे धन हड़पते रहे और उनकी लालसा हमेशा बढ़ती रही। आगे धीरे धीरे बंगाल के नवाब के लिए अंग्रेजों की इस धन लालसा को पूरा करना मुश्किल होता जा रहा था। इसी बात को लेकर के अंग्रेजों से उसके मतभेद बने। जब तक लॉर्ड क्लाइव भारत में था, जैसे तैसे उनका तालमेल बना रहा और जैसे ही लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड चला गया तो उसके बाद अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर जाफर के बीच संबंध और भी खराब हो गए। अब इस नवाब में अपने शासन की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा करने की हिम्मत नहीं थी और अंग्रेज उसे पद से हटाने की सोचने लगे। मीर जाफर ने अपने प्लासिक से पहले के समझौते के अनुसार अंग्रेजों को बहुत साधन दिया। उसे उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई थी। उसके पास शाही आवास का खर्च चलाने के लिए और सैनिकों को धन देने के लिए भी जो है सैनिकों को जो वेतन दिया जाता उसके लिए भी धन नहीं था। इसलिए मीर जाफर का शासन एक तरह से अंग्रेजों की दया पर ही निर्भर था। दूसरा, अंग्रेजों व मीर जाफर के बीच मतभेद उभरना। ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसे अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच आपस में मतभेद उभरा? 1769 तक आते आते मीर जाफर व अंग्रेज आपस में बुरी तरह से तंग आ चुके थे। उधर बंगाल की खराब स्थिति का फायदा उठाकर कुछ शक्तियां वो बंगाल पर आक्रमण करने की सोच रही थी। उनमें बंगाल पर पहला आक्रमण मुगल सम्राट शाह आलम ने किया था। उसने अवध के नवाब के सहयोग से यह आक्रमण किया था। शाह आलम के विरुद्ध स्वयं क्लाइव बंगाल से और मीर जाफर का पुत्र मीर मीरन बिहार की ओर से आगे बढ़ा। शाह आलम को अपनी कमजोर स्थिति का एहसास था, अतः वह बिना लड़े ही पीछे हट गया और 1759 में डचों ने बंगाल पर आक्रमण किया। वे अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सुरक्षा और व्यापारिक हित बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया था। लेकिन अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में उनको पराजित किया और उनके साथ एक संधि की। इस संधि से नवाब की ओर से मीर मीरन उपस्थित हुआ और अंग्रेजों, मीर मीरन और डचों के बीच एक संधि हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें थी कि नवाब डचों को मात्र कुछ व्यापारिक सुविधाएं देगा बंगाल के अंदर। डच नवाब व अंग्रेजों से कभी युद्ध नहीं करेंगे और न ही बंगाल के किसी स्थान की किलेबंदी करेंगे। डचों की बंगाल में पटना, कासिम बाजार व चिंचुरा में बस्तियां रहेंगी। वे यहाँ पर अधिकतम 125 सैनिक रख सकेंगे। डच अपने जहाज व सेनाएं 6 मास के अंदर बंगाल की सीमा से दूर ले जाएंगे। डच यदि किसी भी तरह से इन शर्तों का पालन नहीं कर पाए तो बंगाल में उनकी संपत्ति व सुख सुविधाएं छीन ली जाएंगी। इस तरह से भारत में डचों का संबंध इस संधि के माध्यम से समाप्त हो जाता है, उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर पर यह आरोप लगाया कि वह इन आक्रमणों के लिए जिम्मेवार है, तो उसने अंग्रेजों को बंगाल से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा है। नवाब जब अंग्रेजों को इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सका तो अंग्रेजों ने उसे युद्धों की अक्षतिपूर्ति के लिए धन की मांग की।
लेकिन बंगाल का नवाब तो 100% अंग्रेजों की दया पर निर्भर था, इसलिए वह उनको पैसा नहीं दे सकता था। क्लाइव के जाने के बाद हालवेल इसे कंपनी का मुखिया बना। वह बहुत ही कंकाल और झूठा व्यक्ति था, इसलिए उसने मीर जाफर पर कई तरह के आरोप लगाने आरंभ कर दिए थे, जिसे उन दोनों के बीच ये कहें कि आपस में मतभेद उभरना आरंभ हो गए। अंग्रेजों द्वारा, तीसरा पॉइंट हमारा आता है, अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को पद से हटाने की योजना। अब 1760 तक आते आते मीर जाफर व अंग्रेज एक दूसरे से दुखी रहने लगे थे। मीर जाफर खासतौर से अपने पुत्र के मरने के बाद कुछ विचलित रहने लगा था। उधर लॉर्ड क्लाइव के बाद हालवेल बंगाल में कंपनी का प्रमुख बना। अंग्रेजों ने यहाँ से ढूंढना आरंभ कर दिया था कि मीर जाफर के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम इस पद के लिए तैयार था, तो अंग्रेजों ने उसे इस पद पर बिठाना स्वीकार कर लिया और उसके साथ एक समझौता किया। यानी जिस प्रकार से मीर जाफर के साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी, उसी प्रकार से उसके दामाद मीर कासिम के साथ भी एक संधि उन्होंने की, जिसके अनुसार मीर कासिम नवाब नवाब बनते ही बर्दवान, मदीनापुर और चिटगांव का क्षेत्र अंग्रेजों को देगा तथा कंपनी का सारा बकाया देगा। इसके अतिरिक्त 50,000 पाउंड वेंसिटाट को, 27,000 पाउंड हालवेल को और 25,000 पाउंड कलकत्ता के काउंसिल के सदस्यों को देगा। और इस तरह से अंग्रेजों ने इस समझौते को 1760 में लागू कर दिया। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया, जिसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है, जिसे बंगाल की दूसरी क्रांति कहा जाता है। इस सेशन में यहीं तक था और अगले सेशन में हम बक्सर का युद्ध और आगे बंगाल पर अंग्रेज़ों के अधिकार की अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे।